दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने देश में बहुत सारे लोग आग्रहों पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी भी कदम किसी भी फैसले का मूल्यांकन करने लगते हैं, लेकिन तथ्यों की रोशनी में अगर देखा जाए तो बात कुछ और होती है और उसके बारे में राजनीति में समाज में कुछ और प्रचार किया जाता है। वैसी ही स्थिति अपने देश में राष्ट्रीय जनगणना की है। राष्ट्रीय जनगणना मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि सितंबर से, इसी सितंबर महीने से राष्ट्रीय जनगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी तक ये ब्लूप्रिंट नहीं आया है, कम से कम जनता के सामने नहीं पेश किया है उसने कि आखिर ये जनगणना किस प्रकार की होगी। क्या ये पहले की तरह होगी या इसमें जाति और समुदायों का भी सर्वेक्षण होगा। इसको लेकर विवाद भी फैल गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, जातिवार जनगणना कराना पड़ेगा सरकार को, लेकिन सरकार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कई बार कह चुकी है अपने मंत्रियों के जरिए कि वो जातिवार जनगणना नहीं कराएगी। क्यों? क्योंकि इसके आरएसएस के जो नेता हैं, बीजेपी के जो टॉप नेता हैं, वो कहते हैं कि साहब जातिवार जनगणना कराने से जातिपात को फैलाव मिलेगा, यानी जात-पात बढ़ेगा, इससे विकास अवरुद्ध होगा, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दिमाग में अगर आपके पूर्वाग्रह पहले से बने हुए हैं तो इसी तरह की बातें लोग करते हैं और करेंगे। सच्चाई यह है कि आज भारत का जो उत्तरी हिस्सा है या मध्य भारत का भी एक बड़ा हिस्सा, वहां अगर किसी अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए, संपादक से बात कीजिए, पत्रकार से बात कीजिए, राजनेता से बात कीजिए, आम लोगों से भी बात कीजिए, तो वो जातिवार जनगणना का विरोध करेगा। अपर कास्ट एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन से हमेशा होते हैं। अब राहुल गांधी ही कह लीजिए कि वो तो एक्सेप्शन है ही है, वो तो लगातार कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी में सबकी स्थिति ये नहीं है। उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग अगर मगर भी कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हैं और कुछ लोग नाक को पकड़ रहे हैं हाथ से घुमा करके। तो हम इन तरह तरह के लोग उनकी पार्टी में भी हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि अगर अपर कास्ट का व्यापक हिस्सा इस देश में, खासकर उत्तर भारत में, वो जातिवार जनगणना के विरुद्ध है। लेकिन आप दलित से पूछिए, आदिवासी से पूछिए, ओबीसी से पूछिए, तो वो आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन उसकी वो जातिवार जनगणना के पक्ष में है। अब इसके कारण बड़े ऑब्वियस हैं, ये कोई बताने की वजह नहीं है कि क्यों वो इसके पक्ष में है। उनको लगता है कि उनके लिए न्याय का रास्ता खुलेगा, उनके लिए शायद एक बेहतर कुछ स्कीम्स आएंगी। तो दोस्तों, इसमें सच क्या है, गलत क्या है, मैं किसी जात बिरादरी को न तो आरोपित कर रहा हूं और न तो उसकी किसी की वाहवाही कर रहा हूं। मैं इतिहास के आईने से कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, भारत में जातिवार जनगणना का जो सिलसिला है वो ब्रिटिश हुकूमत ने शुरू किया, लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो जब पहली जनगणना की गई थी आजादी के बाद, उसमें जातिवार जनगणना बंद कर दी गई। क्या कारण थे, क्यों बंद की गई, इस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारा विषय आज वो नहीं है। मेरा विषय दोस्तों आज का ये है कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारत में पहली दफा जो एक राज्य सामाजिक, आर्थिक, जातिवार, समुदायवार सर्वेक्षण जिसने कराया, वो उत्तर भारत का कोई राज्य नहीं था। आप बिहार से मत कंफ्यूज कीजिए, आप कर्नाटक के दक्षिणी राज्य से भी मत कंफ्यूज कीजिए। ये वो दोनों राज्य नहीं है जहां जातिवार सर्वेक्षण हुए हैं। बिहार का डॉक्यूमेंट आ चुका, 2022-23 का सर्वेक्षण है, कर्नाटक का आज तक नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जिस राज्य ने 1968-69 में जातिवार सर्वेक्षण कराया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, वो राज्य कोई और नहीं, केरल है। आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि आपको किताबों में, अखबारों में, मैगजीनों में, टेलीविजनों में, यूट्यूब चैनलों में भी ये बात कहीं सुनाई नहीं पड़ी होगी, और सुनी भी होगी आपने तो यदा कदा, मैं नहीं जानता, मैंने कोई प्रोग्राम ऐसा देखा नहीं, लेकिन मलयालम में जरूर सुना होगा। मलयालम मुझे आती नहीं है, आप में से भी बहुत लोगों को नहीं आती होगी जो हिंदी दर्शक हैं। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि केरल की ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार ने
1968-69 में जातिवार समुदायवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया अपने राज्य का जी। और जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, इसके पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार की कोशिश और शिक्षा सुधार की कोशिश, शिक्षा सुधार जो कानून लाया, तो इसकी वजह से, दोनों कारणों से उनकी सरकार को, जवाहरलाल नेहरू जी की जो पहली सरकार आजाद भारत की थी, उसने डिसमिस कर दिया था। क्योंकि उस समय के जो गवर्नर साहब थे और कांग्रेसियों की जो लॉबी थी, उन्होंने खबर कर दी केंद्र को, जो झूठी थी, कि साहब इससे तो गृह युद्ध की स्थिति मच जाएगी। सच्चाई ये थी कि लैंडलॉर्ड लॉबी इतनी स्ट्रांग थी, राजे महाराजे इतने मजबूत थे केरल में, अभी आजाद भारत हुआ था कुछ ही वर्ष पहले, तो जमींदारों की और राजाओं की जो पलटन थी, जो उनकी ताकत थी, इतनी मजबूत थी कि केंद्र को उन्होंने एक तरह से प्रभावित कर लिया। और नेहरू जैसे लिबरल डेमोक्रेट और इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, उस समय उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया गया। आजादी के सूर्योदय में ही सरकार एक अपदस्थ की गई, अजीब उदाहरण है, और वो भी एक ऐसे प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार जिसके बारे में पूरी दुनिया में एक प्रचार था, और प्रचार अभी भी है कि वो लिबरल थे, लेकिन ऐसा सच है ये। और उसके बाद दोस्तों, जब उनकी सरकार पुनः आई, तब उन्होंने 68-69 के बीच में यह सर्वेक्षण कराया। क्यों कराया? क्योंकि उनको लगा कि भूमि सुधार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, इंपिरिकल डेटा होना चाहिए। उनके दिमाग में केरल को विकसित राज्य बनाने का सपना था, और शायद ही उस सपने के कारण आज केरल न केवल भारत का बहुत सबसे विकसित राज्य है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लेकर अन्य कई क्षेत्रों में, बल्कि दुनिया में यूरोप के भी कई देशों से वो टक्कर लेता है, काफी आसपास उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो ये जो सपना था दोस्तों, पूरा हुआ, और वो पूरा हुआ, उसको पूरा कराने में एक जो कदम था वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का भी था। हालांकि केरल की अपनी बैकग्राउंड थी, समाज सुधार आंदोलन, उसमें आप देख लीजिए श्रीनारायण गुरु, एंकली, बहुत सारे समाज सुधारक जिन्होंने वहां पर जात पात के खिलाफ अभियान चलाया, जहां उन्होंने ऊंच नीच को एक तरह से बिल्कुल वाहियात चीज के रूप में स्थापित किया जनता में, और कर्मकांडों का भी विरोध किया। दोस्तों, इसके अलावा राजा महाराजाओं का भी योगदान था, उनकी अपनी कुछ नकारात्मकता थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे भी राजा महाराजा थे जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम किया था। इसकी बैकग्राउंड में बता रहा हूं। और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का जो तंत्र है वो काफी खड़ा किया था, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा काम था। बाद के दिनों में कम्युनिस्टों ने बहुत जबरदस्त काम किया, और दोनों क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। ये बात बिल्कुल वो लोग भी कहेंगे जो आंख मूंद कर वामपंथियों का विरोध करते हैं, खासकर अगर केरल जाकर वो देखें और उनके सर्वे देखें। तो ये स्थिति थी दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं सर्वे के बारे में, जो ये में सरकार ने किया 68-69 में। पता चला सर्वे से कि 33% राज्य की आबादी अपर कास्ट है। इसमें आधी यानी 16% के आसपास सीरियन क्रिश्चियन है, और जो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास है उसमें 13% ब्राह्मण है। 5 एकड़ से ज्यादा। केरल ऐसा राज्य है जो समुद्री है, समुद्र है चारों तरफ, तो उसमें लैंड कम है, और वो जो लैंड है बहुत ही उपजाऊ है। तमाम तरह की फसलों के अलावा आप नारियल से लेकर और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें 6.8% सीरो मालाबार कैथोलिक्स थे, 5.4% जेकोबाइट्स थे, 4.7% नायरों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, ये जमीन का रकबा था। जबकि इड़वा के पास कितनी थी? इड़वा कम्युनिटी जो ओबीसी है 1.4%, इनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, यानी बहुत कम। 1.9% मुस्लिम के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। एससी कम्युनिटी के पास 0.1% के आसपास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। तो इसके अलावा दोस्तों, केरल में जो आबादी का परसेंटेज निकला वो अद्भुत था। उसमें था आर्यन मुक्कुवन 4.2% आबादी थी, ब्राह्मण 1.7% थी, चट्टी 0.75, क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट 1.50, इडवा थिया 22.19%, एसटी 1.26%, कामलार 3.76%, जैकोबाइट्स 3.64%, मुस्लिम 19.12%, नायर 14.46%, और अन्य नायर 2.17%, शेड्यूल कास्ट 7.85%, सीरो मालाबार कैथोलिक 14%, लैटिन राइट कैथोलिक्स 2.00%। तो ये जो सर्वेक्षण था, इसके बाद
लैंड रिफॉर्म्स का चक्र आगे बढ़ा और भी बहुत सारे सुधारों का कार्यक्रम आगे बढ़ा। ऑलरेडी पहले भी बहुत सारा काम हो चुका था और उसको आगे बढ़ाने में जब उनके बाद अच्युत मेनन की सरकार आई, सी अच्युत मेनन की सरकार, इस फीडबैक से बहुत बड़ा उनको आधार मिला, जिसमें सभी तरह के वामपंथियों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं समझता हूं कि ये केरल के आगे बढ़ने की ये कहानी है, केरल के विकसित राज्य बनने की कहानी ये है। और उसमें शिक्षा का क्षेत्र, भूमि सुधार का क्षेत्र, समाज सुधार का क्षेत्र, इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का रोल, इसके अलावा राजा महाराजा जो थे उनकी भी एक सीमित भूमिका, और प्लस ये सामाजिक आर्थिक जातिवार समुदायवार आधारित सर्वेक्षण, यह भी एक प्रगति के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, प्रगति की जो यात्रा थी उसमें एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसने भी काम किया। इसलिए दोस्तों आज की तारीख में जो बहुत सारे लोग अपने देश में, उत्तर भारत में जातिवार सर्वेक्षण को जातिवादी सर्वेक्षण बता रहे हैं, जातिवाद फैलाने वाला बता रहे हैं, दरअसल वे निश्चित रूप से भ्रम में है। और भ्रम में है, कुछ तो वाकई भ्रम में है और कुछ लोगों के पूर्वाग्रह है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो कुछ है कहीं वो छिन न जाए, कहीं लैंड रिफॉर्म्स जैसी चीज न हो जाए, कहीं कोई और बात न हो जाए। तो ये एक उनके अंदर डर है और दूसरी बात उनके अंदर कंफ्यूजन और भ्रम है। कहीं उनको लगता है कि जिन इलाकों में दलितों के पास जमीन नहीं है, उत्पीड़ितों के पास जमीन नहीं है, वंचितों के पास जमीन नहीं है, कहीं जमीन का सर्वेक्षण न कराया जाने लगा, सरकार कराने लगे। जो उभरेंगे सर्वेक्षण से तथ्य निश्चित रूप से वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंपेरिकल डेटा होगा और इंपेरिकल डेटा से बहुत सारे अध्ययनों को आधार मिलेगा आगे की योजनाओं के लिए, इस सरकार के लिए भी और आगे आने वाली सरकार के लिए भी एक इनपुट मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं यही कहना चाहता था कि भारत में अंग्रेजी राज के बाद पहला सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण किसी और ने नहीं, कम्युनिस्टों की सरकार ने किया था केरल में, जिसको आज के दौर में कम्युनिस्ट भी सही नहीं बता पाते, या बताते भी हैं तो उसका बहुत प्रचार नहीं करते। मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन केरल में लोग न केवल जानते हैं, बस पर काफी अध्ययन हुआ है। ईपीडब्ल्यू जैसी मैगजीनों ने काफी लेख छापे हैं, मलयालम में भी छपा होगा, इस पर बाकायदे रिपोर्ट उसकी है सर्वेक्षण की, लेकिन आज की तारीख में उसे प्रसारित करने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं। और बिहार का जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण तो हो गया, लेकिन अगर सरकार उसको केवल कागज के पुलिंदे के तौर पर रखेगी तो बिहार का कुछ भी होने वाला नहीं है। वो तब होगा जब ईएमएस नंबूदिरिपाद की सरकार की तरह बिहार सरकार उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आगे की योजनाओं की आधारशिला रखेगी। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों बिल्कुल चलते चलते एक अपील, हमारा जो चैनल है कोशिश करता है कि सूचना और ज्ञान के क्षेत्र में कोशिश करे। ज्ञान हमारे पास भी नहीं है, हम ज्ञान ग्रहण करते हैं कहीं से और वो आपके साथ शेयर करते हैं। सूचना हमारे पास भी नहीं है, सूचनाएं हम लेते हैं लोगों से, एजेंसियों से और तमाम तरह के मीडिया के अन्य जो मंच हैं उनसे, और आपके सामने शेयर करते हैं। हम उसकी एनालिसिस करते हैं। आप हमारा चैनल अगर पसंद करते हैं तो इसे आप प्रसारित करें, लोगों के बीच शेयर करें और हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।